नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में उत्सर्जन के बारे में। आइए उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी क्लास 10th के अंतर्गत उत्सर्जन उत्सर्जन चैप्टर्स है। उत्सर्जन में सबसे पहले आप एक टॉपिक्स उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो जो पहले ये जो टॉपिक है सॉरी चैप्टर है उसके बारे में समझते हैं। उत्सर्जन अब शरीर के विभिन्न उपापचयी मेटाबॉलिक प्रोसेस विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बाहर निकलने वाले पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, लेकिन बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस टॉपिक ये उत्सर्जन लिखा था मैंने बता दिया इसका, लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपको उत्सर्जी पदार्थ पढ़ना है। तो बाहर कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो जैव प्रक्रम मतलब जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, पाचन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम है। और जैव प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे जीव अपने आप को मेंटेनेंस अनुरक्षित रखता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के दौरान हानिकारक उपापचय, हानिकारक मतलब वो हमारे लिए बेकार है, यूजलेस है, हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे पसीना हमारे लिए एक वर्ज्य पदार्थ है, खराब पदार्थ है, यूजलेस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, अमोनिया और CO2। ठीक है, तो अब इसके बारे में सिंपल सी भाषा में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? शरीर के हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले यूजलेस या वेस्टलेस प्रोडक्ट को या अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग या बेकार पदार्थ को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। समझ लेंगे इसमें से उत्सर्जी हम विभिन्न उपाप लिख सकते हैं कि सजीवों के शरीर में बेकार अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं पसीना, यूरिया, अमोनिया, CO2। पसीना तो जानते हैं, यूरिया तो मूत्र में होता है और CO2 तो वायुमंडल में, ये सब जानता है। लेकिन आप आइए अमोनिया के बारे में किताब में कुछ चीजें दी हुई है, उसके बारे में लिखते हैं, हम लोग समझते हैं। अमोनिया यह प्रोटीन के विखंडन से बनने वाला पदार्थ है। अमोनिया मतलब हम अमोनिया वही बात कर रहे हैं, NH3 की बात कर रहे हैं। यह प्रोटीन अब किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के विखंडन से बनने वाला पदार्थ है जो जंतुओं के लिए हानिकारक विषैला पदार्थ है। अमोनिया जल में घुलनशील होता है। अमोनिया से यूरिया में अमोनिया पाया जाता है, तो मूत्र जो है पानी में घुल जाएगा। सिंपल सी भाषा में इसे याद कर, अमोनिया जल में घुलनशील होता है। स्थलीय जंतुओं में अमोनिया अतिशीघ्र यूरिया में बदल जाता है। स्थलीय मतलब जो स्थल पर रहने वाले हैं उसमें अमोनिया अतिशीघ्र यूरिया में बदल जाता है, यानी मूत्र में बदल जाता है। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है। तो अगर आया कि हमारे शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है, तो सिंपल सी भाषा है, मूत्र में यूरिया के रूप में होता है। ऐसे हम सीक्वेंस देख सकते हैं। जबकि यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन रेप्टिलिया मतलब रेंगने वाले जीव एवं एविज मतलब पक्षी वर्गों के जंतुओं में होता है। अब देखेंगे, जबकि यूरिक अम्ल हम लोगों में, यूरिक अम्ल देखिए ध्यान से, यूरिक अम्ल के रूप में, यानी ये रेप्टिलिया और एबिज वर्गों के जंतुओं पाता है यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन। हम लोगों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिया के रूप में होता है, लेकिन रेप्टिलिया और एबिज वर्गों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन, याद रखेंगे, यूरिक अम्ल के रूप में होता है जंतुओं में। अब विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग के बारे में समझेंगे। उत्सर्जी पदार्थ का पसीना, यूरिया, CO2, इसमें बहुत सारे हैं, बट हमने फिर यहाँ पे लिखवाया है। पसीना का स्किन होगा, त्वचा। यूरिया कैसे निकलता है? यूरिया से किस अंग से निकलता है? वृक्क से। और यहाँ पे CO2 कैसे आता है? फेफड़ा से। ठीक है, आइए उत्सर्जन के बारे में हम लोग चलते हैं। सजीवों के शरीर से उपापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस ना, सजीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। लेकिन उस पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे मूत्र का निकलना, ये उत्सर्जन है। जंतुओं में उत्सर्जन को पढ़ेंगे हम लोग। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है? तो अब हमारे पास दो प्रकार के जंतु मिलेंगे, जटिल बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, एक यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जंतुओं में तो उत्सर्जन सिंपल सी बात है कि उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग होगा, किडनी भी होगा, ठीक है, फेफड़ा भी होगा।
ये यानी उत्सर्जन, यहाँ पे नया वर्ड है उत्सर्जन। देखेंगे जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अब यहाँ पे परिभाषा बने कि अब उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बने अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन निम्न श्रेणी का मतलब जो हमारे जैसा नहीं है। हमारे जैसा का मतलब कि उनमें विशेष प्रकार रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं है उत्सर्जित, उनमें विशेष प्रकार रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स नहीं है उसमें। तो लेकिन निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे अमीबा अपने उत्सर्जित पदार्थ, अब इनके उत्सर्जित पदार्थ है क्या, CO2 और नाइट्रोजनी पदार्थ, ये यही निकालने का प्रयास करते हैं। CO2 और नाइट्रोजनी पदार्थ, CO2 और नाइट्रोजनी पदार्थ को अपने शरीर की सतह से ही निकालते हैं। उस सतह को क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा द्वारा विसरण प्रक्रिया, विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब गमन करती है पदार्थ तो उसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में श्वसन भी होता है, तो प्लाज्मा लेमा द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है, यानी बाहर निकलने का मतलब कि वायुमंडल में बाहर निकलता है, वो विसरण प्रक्रिया होती है, यानी बाहर निकलता है तो विसरण प्रक्रिया के तहत ही बाहर आती है, ये कहना चाहते थे। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जंतुओं में मनुष्यों में उत्सर्जन। अब तो मनुष्य में उत्सर्जन, यहाँ पे हेडिंग्स लेगा कि मनुष्य में उत्सर्जन, तो मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, मुख्य रूप से ऐसे तो त्वचा भी उत्सर्जन होता है, मनुष्य के त्वचा से उत्सर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे किडनी के बारे में पढ़ना है एनसीईआरटी का, तो किडनी को हम लोग फोकस करेंगे। तो मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी द्वारा, लिख लेंगे इस लाइन को कि मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी के द्वारा होता है। अब किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो नया नाम देखिएगा किडनी। आइए अब हम लोग जैसे मनुष्य में उत्सर्जन के अंतर्गत वृक्क के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है। तो किडनी के बारे में समझेंगे, जैसे हमने डायग्राम किया है आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, रफ डायग्राम कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मेनली डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। यह है लेफ्ट किडनी। अब बच्चों को ये लगता है कि लेफ्ट इधर है नहीं, तो राइट लेफ्ट तो गड़बड़ लिखा है, लेकिन गलत नहीं लिखा गया है। आपको किडनी का अध्ययन ऐसे नहीं करना है, ऐसे। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं जिधर से किडनी ही है तो यह राइट साइड होगा, यह लेफ्ट साइड होगा, लेकिन यह जो फिगर बना है ऐसे बना है, ऐसे, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं वही लेफ्ट और राइट हो गया एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं वही लेफ्ट राइट डिसीजन करना है, ऐसे नहीं करना है, अपोजिट साइड में नहीं, क्योंकि इधर से थोड़ा फिगर को पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे इधर से ऐसे करके। तो लेफ्ट किडनी है, ठीक है, और ये राइट किडनी है। यह भी ऐसा ही है, यह भी ऐसा ही है, पूरा गोल है, मतलब यह सेम की बीए की तरह होता है, सेम की बीज की तरह। यह भी ऐसा ही है, ऊपर से ऐसे ही है, लेकिन इसको हम काट दिए हैं, अनुप्रस्थ काट को दिखाया है, काटे हैं पूरा इसको, तो काटने के बाद ये अंदर का भाग दिखाई देगा। ठीक है, ये तो अच्छा। अब देखिए नॉर्मली सब नेम है लेफ्ट किडनी। महाधमनी, महाधमनी क्या है, ये वाला पार्ट महाधमनी है। देखिए ये रेड कलर का होता है, ठीक है, ये रेड कलर का होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है, इसको हम लोग कहेंगे महाधमनी, इसको हम कहेंगे महाधमनी। महाधमनी, हाँ, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कौन है, यहां तक लाइनिंग किया गया ना। ये किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी से जो नस निकल के व्हाइट कलर का आ रहा है, हमने व्हाइट कलर बनाया है इसको, ये जो दो नस आ रहे हैं इसको बोलते हैं यूरेटर। मूत्र वाहिनी, मूत्र को वहन करने, मूत्र को ले जाने वाली नस है, ठीक है, इसको यूरेटर बोलते हैं। ऊपर में यूरेटर है और नीचे जो होता है यह है मूत्राशय, मतलब मूत्र का यही घर है, इसी में मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है, लिक्विड के रूप में। तो ये जो है मूत्राशय है, इसको हटा रहे हैं, इसको यहां से होल करके नस
से इसमें मूत्राशय पानी भरा यूरिन ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसको मूत्राशय बोलते हैं, मूत्र भरा हुआ है। अब ये जो मूत्राशय के बाद ये जो नली दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूरेथरा, इसको बोलते हैं यूरेथरा। तो यूरेथरा नीचे होता है, इसके ऊपर यूरेटर होता है और इसके ऊपर किडनी होता है। तो आपको सजाने के लिए भी आता है तो याद रखेंगे। और किडनी, किडनी के नीचे जो नस लिखा है यूरेटर, यूरेटर के नीचे आएगा यूरेथरा, ठीक है। यूरिन ब्लैडर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आएगा मूत्र मार्ग, सजा सकते हैं। ऊपर में सबसे पहले किडनी, नीचे यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर नीचे यूरेथ्रा। जो लेफ्ट किडनी में था ये राइट किडनी में भी है। राइट किडनी में आप देखेंगे कि ये बना जो है ऐसे भी, ऐसे, और ये पार्ट, ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट कलर का है और ऊपर में रेड कलर का है, हाँ, और ऊपर में रेड कलर है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है, इसको मेडुला बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेनल कार्टिक्स। कार्टिक्स क्या है? आप जब काटेंगे तो ये मोटा भाग दिखाई देगा, मोटा, ऐसे, ये मोटा भाग व्हाइट कलर का रहेगा और लाल भूरा रंग का, ऊपर का लाल भूरा रहेगा ऐसे, और ये व्हाइट कलर दिखाई देगा आपको। इसको बोलते हैं रीनल कार्टिक्स। आप समझ गए? यहां पे देखिए वेन सिराएं हैं, सिरा, ये ब्लू कलर का है सिरा, याद रखेंगे। ये यहां है, मतलब इसके पीछे से है, ये रेड कलर जो दिख रहा है महाधमनी, इसके पीछे से है, ऐसे लगा हुआ है। तो ये दो, और पर ये वेन्स, वेन, ये आर्टरी, सिरा, धमनी। अब धमनी में महाधमनी एक अलग चीज है, ठीक है, सिरा है, धमनी है। ये सिरा की जो नसें ये गई हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, यानी इस यूरेटर में जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे से भाग से इसमें भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी आप किडनी जो देख रहे हैं, तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, इसमें ही कैल्शियम ऑक्जिलेट पत्थर बनता है। किडनी में पथली बनना, इसी में पथली बन के फंस जाता है और किसी किसी इससे निकल करके ये यूरेटर में आ जाता है और यूरेटर में आने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में फंस जाता है। फिर इसके बाद अगर यूरिनरी ब्लैडर से निकल गया तो यूरेथ्रा में फंस जाता है। तो ये आपको किडनी का संपूर्ण स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन। तो उसमें जानेंगे किडनी के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, किडनी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, इस सब के बारे में पहले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो करते आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखेंगे ये वाला पूरा ऐसे भाग होता है, ये ऐसे ऊपर उठा हुआ भाग, इसी का अनुप्रस्थ काट हम एक भाग को काट देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि इसको राइट किडनी, इसको लेफ्ट किडनी कहते हैं, इसको रेड वाले को धमनी कहते हैं, तो महाधमनी हो गया, इसको सिरा कहते हैं, वेंस जो ब्लू कलर का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इससे इन दो किडनी से एक ये जो पार्ट्स निकला है, इसको जो दो नसें निकले, पाइप निकले, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर पीछे से आकर के जुड़ जाता है मूत्राशय में, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इसके नीचे जो भाग है उसको मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा कहते हैं। आइए वेंस और आर्टरी के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, वो बताएंगे हम आप लोगों को, पहले किडनी पर में फोकस करें। तो ये अनुप्रस्थ काट आपको दूसरे स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि आपको अनुप्रस्थ काट कैसे जूम करके, सॉरी, अनुप्रस्थ काट में हम आपको दिखाएंगे कि और भी कोई अन्य आंतरिक पार्ट्स कैसे हैं। तो किडनी के अगर नॉर्मल इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो किडनी को मनुष्य में एक जोड़ा सेम के बीच की जैसे दो अंग होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, रीढ़ की हड्डी के पास नहीं, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, ठीक है। अब ये होता क्या, हड्डी के दोनों ओर पसलियों के नीचे, पसली यहाँ, पसली के नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ का मतलब यहाँ नहीं, जहां से हम लोग पैर को फोल्ड कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर पिछले हिस्से में होता है ब्रिक, गहरे भूरे लाल रंग का होता है, याद रखिए गहरे भूरे लाल रंग का होता है, जैसा राजमा की सीड्स की तरह। यह 10 सेंटीमीटर लंबा, याद करने के तरीके, इसका आधा 5 सेंटीमीटर चौड़ा और इसका आधा 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। इसके भीतरी सतह अवतलाकार भाग होते हैं और इसके बाहरी सतह उतलाकार भाग होते हैं। तो अवतलाकार यानी भीतरी भाग को हाइलम कहते हैं, भीतरी भाग को हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम से मूत्र, अब भीतरी भाग मतलब किडनी ऐसे हुआ, इसका भीतरी भाग ये हुआ,
किस भाग से ही देखेंगे ये भाग जुड़ा हुआ है, इस भीतरी भाग से ही मूत्रवाहिनी यूरेटर निकलती है, यूरेटर जुड़ा है उससे निकलता है यूरेटर। यूरेटर ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला यूरेटर। प्रत्येक मूत्रवाहिनी यानी प्रत्येक यूरेटर पीछे की ओर मूत्र यानी ये जो नस है वो मूत्रवाहिनी पीछे से इस पूरे ब्लैडर में मतलब ब्लैडर में अंदर चला जाता है। तो मूत्राशय पीछे की ओर मूत्राशय में खुलता है, यानी ये जो नस है ये खुल रहा है पीछे कहां मूत्राशय, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है, नाशपाती की तरह होता है, गोल ऐसे होता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलता है ठीक है। अब यहाँ पे एक नया नाम मिला मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यह नाशपाती की तरफ पतली दीवार वाली संरचना होती है, गुलाबी कलर की नाशपाती की तरह होती है ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूत्राशय ये पार्ट हुआ, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो आप ये देखिए जो नली है ये वाला, ये पीछे से अंदर की ओर बाहर की ओर खुला होगा ठीक है, तो मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग के मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, लिखा हुआ है। मूत्र मार्ग के अगले त्रिकोणीय, मूत्र मार्ग के अगले त्रिकोणीय भाग देखिए, इसको त्रिकोणीय क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं, TRAGON ट्राइगोन कहते हैं। मूत्राशय के इसका ट्राइगोन होता है मूत्र मार्ग का अगला त्रिकोणीय भाग। प्रत्येक वृक्क में 15 से 16 पिरामिड होते हैं। अब अनुप्रस्थ काट हम दिखा रहे इसको, इस पूरे वृक्क को हम ऐसे काट दिए हैं, तो यहाँ पे दिखा रहे आप इसमें देखेंगे कि ऐसे ऐसे ये वाला पिरामिड होते हैं, 15 से 16 पिरामिड होते हैं। इस पिरामिड को मेडुला कहते हैं, मेडुला नहीं मेडुला, मेडुला पिरामिड को मेडुला MEDULA बदले मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना होती है जिसे मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। एक नया नाम है नेफ्रॉन ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ठीक है। एक नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, तो नेफ्रॉन यहाँ पे हमने अध्ययन किया, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के कार्य समझ लेंगे ठीक है। कार्टेक्स ऊपरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं ठीक है। आइए किडनी के कार्य, अब किडनी पर और सीख जाने, किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, NEPHROLOGY नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी के अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। और बाकी जो किडनी दिवस अगर करेंगे तो ये भिन्न सालों में भिन्न बदलते रहते हैं। तो किडनी के कार्य का यह रक्त का अपशिष्ट, अवशिष्ट नहीं अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ को फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन मतलब छानता है, प्यूरिफिकेशन नहीं करता, ये फिल्ट्रेशन करने का काम खास करके करता है। तो ऐसे भी तो कहे तो फिल्ट्रेशन करेंगे, छानेंगे तो शुद्ध नहीं होगा, तो फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। याद रखिए कि ऐसे किडनी फिल्ट्रेशन, यह ब्लड को साफ करता है, यह शरीर में के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है, यह शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। यह तो ये 3 मुख्य रूप से कार्य, 4 मुख्य रूप से कार्य, इसको याद रखेंगे। यानी रक्त को रक्त का अवशिष्ट पदार्थ को फिल्ट्रेशन करता है, साथ ही यह पानी की मात्रा को बढ़ाता है और यूजलेस वेस्ट जो वाटर होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है यूरिया के रूप में ठीक है। आज तक के लिए इसमें किडनी के लिए। अब आप देखेंगे किडनी जितना भी आपको टॉपिक्स पढ़ा है उस किडनी से संबंधित MCQ आपको चल रहे होंगे, आप इसमें शॉर्ट लगा हो, आप उसको जवाब देने का प्रयास करें कमेंट। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वृक्क के बारे में, तो वृक्क के तमाम संरचना और वृक्क के कार्य के बारे में अध्ययन किए थे। अब वृक्क किससे बनता है, तो वृक्काणु मतलब वृक्क के अणु के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे बना है। तो वृक्क मुख्यतः नेफ्रॉन उसकी संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। तो वृक्क के अंदर के पार्ट्स यानी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नेफ्रॉन क्या है, इसकी संरचनात्मक संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। अरे नेफ्रॉन क्या है, सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। उससे पहले कुछ डायग्राम से यहाँ पर देखेंगे। ये कड़ाही के आकार का है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको कड़ाही जैसा जो होता है यहीं से ब्लड आता है, इससे ब्लड आता है, ये जुड़ा नहीं है,
ये ऐसे आया है अंदर, ये इसमें ब्लड फिल्ट्रेट हुआ है, प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर इस धमनी से निकल जाता है, ठीक है। तो बताएंगे धमनी क्या है, पहले इसको देखिए कड़ाही के जैसा, उसको बोलते हैं वोमेन संपुट। वोमेन संपुट के बाद आप देख रहे हैं ऐसे कुंडलित नलिका है। कुंडलित नलिका, दो प्रकार की कुंडलित नलिका मिलेगा, बताया जाएगा। पहले आप इसको समझ के कुंडलित, कुंडलित मतलब मुड़ा हुआ नलिका है। यहाँ पे जैसा मुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है। तो कुंडलित नलिका, यहाँ पे दो प्रकार के कुंडलित नलिका मिलेगा। कुंडलित मतलब मुड़ा हुआ, ये देखिए मुड़ा हुआ ऐसे है, सी के आकार का। ये देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये है यू आकार का, यू टर्न लिया है। फिर इसके बाद ये मोटा हो जा, ये पतला है नलिका, ये मोटा है नलिका, ऐसे मुड़ के जा करके यह संग्राहक नलिका है। यह संग्राहक नलिका है। ध्यान देंगे, एक तरफ ये जो नस है ये संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है और एक तरफ वोमेन संपुट से जुड़ा होता है। ये एक ही नस है, एक ही नलिका है। एक नलिका वोमेन संपुट की तरफ से जुड़ा होता है, कढ़ाई की तरफ से जुड़ा, एक सामान्य एक संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये संग्राहक नलिका है, और इस ये जो जुड़ा है एक सामान्य संग्राहक नलिका इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो खड़िया है, खड़ा है, इसको सामान्य संग्राहक नलिका बोलेंगे, और ये जो जुड़ा है इसको बोलेंगे संग्राहक नलिका बोलेंगे, कलेक्टर ट्यूबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट जो है ये खुला पार्ट है, ये मूत्रवाहिनी से कनेक्ट होता है, मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है और उसमें कलेक्ट होकर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो यह छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम यही कोशिका गुच्छ करता है। इसको इंग्लिश में ग्लोमेरुलस बोलते हैं। आप आइए इधर हम लोग देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेफ्रॉन, अब आप अभी देखे कि नेफ्रॉन का फिगर, ठीक है। नेफ्रॉन के फिगर में आप क्या समझे कि सबसे ऊपर जो होता है वो कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ जो है वोमेन संपुट पर बैठा होता है। वोमेन संपुट के नीचे है कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका के नीचे हेनल लूप। हेनल लूप, यही नस ऊपर जाएगा तो संग्राहक नलिका जो है वो सामान्य संग्राहक नलिका से जुड़ा रहेगा, और वो सामान्य संग्राहक नलिका जो नीचे से मूत्रवाहिनी से यानी यूरेटर से जुड़ा रहेगा। इसके बाद वो यूरेटर से जुड़ने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जा करके यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर हो जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेफ्रॉन, वृक्काणु, वृक्क के अणु को ही वृक्काणु कहते हैं, इस नेफ्रॉन को वृक्काणु कहते हैं। यह किडनी का कार्यात्मक स्वयं संरचनात्मक है। कार्यात्मक मतलब वह हुआ कि ये इसके बिना कार्य नहीं होगा, यह कार्य करने में अहम भूमिका निभाता है। इसको कार्यात्मक इकाई एवं संरचनात्मक, संरचनात्मक इसकी संरचना के बिना नहीं बन सकता है, ये रहेगा तभी वृक्क बनेगा। तो इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं, जो रक्त को छानकर मूत्र बनाती है। कौन? नेफ्रॉन। यह शरीर के पानी यानी खराब पानी, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स तथा पीएच को संतुलित, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान को भी संतुलित करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। यह मुख्य रूप से कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, हेनल्स लूप, संग्राहक नलिका, कुंडलित नलिका, वोमेन संपुट, डॉट आदि से मिलकर बना होता है। यानी किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ग्लोमेरुलस, वोमेन संपुट, कुंडलित नलिका, हेनल लूप, संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नलिका, इसके बाद मूत्रवाहिनी से जुड़ जाता है। तो इनसे मिलकर बना होता है, जो रक्त से अवांछित, वांछित मतलब जो हमारे वांछनीय न हो, हमारी इच्छा के विपरीत हो, अवांछित पदार्थों को अलग करके उपयोगी पदार्थों को सोखता है। यह अपशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट के रूप में मूत्र को बाहर निकालता है। याद रखेंगे, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 है, लेकिन CO2 फेफड़ा का काम होता है बाहर निकालना, वृक्क और वृक्काणु का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे CO2 का दिमाग में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या आना चाहिए? यूरिया। यूरिया पक्षियों में बनता है, यूरिक अम्ल मनुष्य में बनता है यूरिया। यूरिया एक अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल जाता है। तो कैसे निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट? यह बताएगा, जो रक्त से अवांछित पदार्थों को अलग करके उपयोगी पदार्थों को सोखता है और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर, यानी वोमेन संपुट क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है, खास करके छानने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। संरचना यानी नेफ्रॉन का संरचना क्या है? नेफ्रॉन में एक नलिका होता है, यानी पूरा नेफ्रॉन जो है नलिका से ही बना है, नलिका होता है, और एक और यानी एक जो नस है वो एक वोमेन संपुट से जुड़ा रहेगा, और जो दूसरा नस है वो आपको संग्राहक नलिका से जुड़ा रहेगा। यही नेफ्रॉन का एक नलिका होता है, एक ही नलिका होता है, दूसरा नहीं, एक और संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, तथा एक कप की आकृति की संरचना से, यानी कप की आकृति को वोमेन संपुट कहते हैं, दूसरी ओर जुड़ा रहता है, ठीक है। इस कप की आकृति की संरचना को वोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक वोमेन संपुट में एक कोशिकाओं के गुच्छ कप के अंदर होते हैं, जिसे हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं, और एक कोशिका गुच्छ को ही हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। चले आइए हम लोग देखते हैं, इसमें एक और नाम को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप इसको जानते हैं कि ग्लोमेरुलस कहते हैं, हमने मिटा दिया जगह के लिए, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो गुच्छ के जैसा होता है, कोशिका गुच्छ।
ये जो आपको ये वाला नस, ये वाला पार्ट्स आपको जो नस के जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टिओल्स, AFFERENT ठीक है, आर्ट्रियोल। यहाँ पे देखेंगे इससे ब्लड आता है, इसमें कोशिका गुच्छ में आएगा, इसी से ब्लड, और इससे पुनः वापस जाएगा एफरेंट, इफरेंट आर्टियोल, EFFERENTARTERIOLE, ठीक है, इफरेंट आर्टियोल्स। आइए कुंडलित नलिका, दूसरे पार्ट कुंडलित नलिका के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब ऐसे कहे तो नेफ्रॉन मुख्य रूप से 3 पार्ट से बने हैं। पहला आपने हम आपको बताया बोमेन संपुट, पहला पार्ट है आपको बोमेन संपुट, दूसरा पार्ट है कुंडलित नलिका, और तीसरा पार्ट है संग्राहक नलिका। तो 3 पार्ट से मिलकर, सॉरी, सामान्य संग्राहक नलिका। तो नेफ्रॉन के मुख्य 3 संरचना 3 पार्ट से मिलकर बना। पहला है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट में कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस होता है। दूसरा पार्ट है दूसरा हिस्सा, जैसे हम लोग के शरीर में अगर मुख्य रूप से कहे तो बाहरी हिस्सा में ये वाला भाग, ऊपर वाला जो मुंडी है, ठीक है, ईएनटी विभाग, ईएनटी, ये हाथ अलग है, पैर अलग है, तो ये मुख्य रूप से अंग है बाहर का। अब अंदर की बात अलग चीज है। इसी प्रकार से आप नेफ्रॉन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट से बना है। पहला पार्ट से बोमेन संपुट, जो कड़ाही के आकार की होती है। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस होता है, कोशिका गुच्छ होता है। लेकिन दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से कुंडलित नलिका। इस कुंडलित नलिका में 2 प्रकार की नलिका पाई जाती है, एक पाते हैं हेनल लूप और दूसरा होता है संग्राहक नलिका। और तीसरा जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा हाथ पैर अलग अलग हुआ, ठीक है, उसी प्रकार से सामान्य संग्राहक नलिका ये अलग चीज हुआ, ठीक है। तो 3 पार्ट्स क्या देखिए, कुंडलित नलिका, पहला पार्ट पर बोमेन संपुट के बारे में पढ़ चुके। अब दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग कुंडलित नलिका के बारे में। इस नलिका का मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन? हेनल लूप और संग्राहक नलिका, यानी हेनल चाप इसी को बोलते हैं, घबराएंगे नहीं। यह एक पतली नली का संरचना का होता है, जिसकी आकृति यू के आकार का होता है। आप यू देखे, नीचे यू बना हुआ था, यू के आकार का जैसा होता है। इसका निर्माण अवरोही चाप, अवरोही चाप तथा अधिरोही चाप, हमने अवरोही चाप और अधिरोही चाप बताया है। देखिए ध्यान से, यहां पर जो पार्ट्स है आपको, इसको बोलते हैं अवरोही चाप, इसको बोलते हैं अवरोही, और इसको बोलते हैं अधिरोही, अधिरोही। यानी कहने का मतलब है कि जो हेनल लूप है ना, ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से मिलकर बना है, यानी यू ऐसे बना, अवरोही, अवरोही, अधिरोही, इन दोनों से मिलकर बना है। तो चलिए ये इसके बारे में पढ़ लिया हम लोग। दूसरा देखिए, कुंडलित नलिका ही कुंडलित नलिका ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दो हिस्सा में है। ये कुंडलित नलिका ही 2 हिस्सा में है। एक हेनल लूप के बारे में पढ़े, अब संग्राहक नलिका के बारे में पढ़ेंगे। यह एक प्रकार की नली होती है जहां सभी अधिरोही चाप आकर मिलती है। संग्राहक नलिका मतलब कलेक्ट करता है, या संग्राहक नलिका में क्या होता है, एक प्रकार कैसे जहां पे अधिरोही चाप आकर मिलता है। चलिए, अधिरोही चाप आकर के मिलता है। यहाँ पे देखेंगे सामान्य संग्राहक नलिका तीसरा हिस्सा है। जैसे हमारे बॉडी के मुख्य रूप से ये विभाग ईएनटी, ईयर, नोज, टीथ, और इसके बाद हाथ पैर अलग अलग हिस्सा है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सामान्य संग्राहक नलिका, ये तीसरा हिस्सा है, सामान्य संग्राहक नलिका, ठीक है। यह एक प्रकार की ऐसी नलिका होती है जो अंत में मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर से जुड़ा होता है। आपको फिगर में देख सकते हैं, लगा होगा, जिसके माध्यम से रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। अब इस पे आधारित बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे होंगे। आप इस क्वेश्चंस को जवाब देने का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, छोड़ दीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आप इस फिगर में देखने का प्रयास करेंगे। पीसीटी और डीसीटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पीसीटी और डीसीटी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल नेफ्रॉन में कुंडलित जो नलिका होती है, ये समीपस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होते हैं, पीसीटी, ये पीसीटी है। समझेंगे पीसीटी और डीसीटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पीसीटी ये होता है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल,
यहाँ पे डीसीटी को समझने का प्रयास करेंगे। डीसीटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। आप देखेंगे ये फिगर है, आपको ये वाला जो फिगर जा रहा है ये डीसीटी है और ये जो है वो पीसीटी है जो कुंडलित है। इसको अगला फिगर में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पीसीटी और डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ पे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट आप देख सकते हैं, बोमेन संपुट, ठीक है। इसमें कोशिका गुच्छ भी है, एक इन्फ्रेंट और एक अफ्रेंट भी आपको दिख रहे होंगे, और हैनल्स लूप, आप हैनल्स लूप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की कौन सी संरचना रक्त के फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है? तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल नहीं होगा, हैनल लूप, ग्लोमेरस, बोमेन संपुट, ये ऑप्शन होना चाहिए। ग्लोमेरस और बोमेन कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। हैनल लूप के किस भाग में पानी का पुनः अवशोषण होता है? तो आप देख सकते हैं हैनल्स लूप में ये वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं अवरोही लूप, ठीक है, अवरोही लूप। और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अधिरोही लूप, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे तो एक साइड में H2O दिया हुआ, H2O यूरिया, H2O यूरिया। तो इसी भाग में आपको इसी भाग को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है अवरोही भुजा, यहाँ पे लिम्ब मतलब भुजा यहाँ पे दिखा रहा। तो यही भाग में हम लोगों को, अवरोही भाग में ही आपको जल का अवशोषण होता है पुनः। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आए कि सोडियम का पुनः अवशोषण किसमें होता है, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है अधिरोही, इसमें हम लोग नहीं कह करके बल्कि हम लोग सोडियम के लिए पीसीटी भाग में कहने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए क्यों। नेक्स्ट, तो आप क्या यह समझे अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग। आइए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एडीएच का मुख्य कार्य क्या है एडीएच हार्मोन का? तो सोडियम का पुनः अवशोषण करना, रक्तचाप को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, मूत्र में पानी का पुनः अवशोषण को बढ़ाना, पोटेशियम का उत्सर्जन करना। हालांकि पोटेशियम का उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मूत्र में पानी के पुनर्अवशोषण को बढ़ाना, मूत्र में पानी के पुनर्अवशोषण को बढ़ाना, सांद्र मूत्र बनाना, सांद्र मतलब गाढ़ा मूत्र बनाने, यहाँ पे देखें, पुनः अवशोषण को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। एडीएच का मुख्य कार्य है सोडियम का पुनर्अवशोषण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेफ्रॉन का कौन सा भाग ब्रिक नलिका रेनल ट्यूबल्स का हिस्सा नहीं है? तो देखेंगे ध्यान से, पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका, ग्लोमेरुलस जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। तो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ठीक है। यह ब्रिक कोशिका का हिस्सा, यह ब्रिक कोशिका का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस को टिक करेंगे हम लोग, बल्कि नलिका का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे नलिका का, ब्रिक नलिका का रेनल ट्यूबल का हिस्सा बोला है कि कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अधिकांश इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, यानी पुनः अवशोषण कहाँ होता है? रीऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीटी है, डीसीटी, सी ऑप्शन हैनल लूप, डी ऑप्शन कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है कि पीसीटी फिल्टर किए गए सोडियम का सबसे बड़ा, यानी देखिए फिल्टर अलग चीज़ है कि सोडियम का फिल्टर कहाँ होता है, तो ये अलग चीज़ है कि अधिरोही भाग। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो पुनः अवशोषण की जब बात आए तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होगा, यानी पीसीटी को टिक करेंगे, पीसीटी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं? पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, वह कौन सा हिस्सा है जहां ग्लूकोज और एमिनो एसिड का लगभग 100% पुनर्अवशोषण होता है? वो कौन सा हिस्सा है जहां ग्लूकोज C6H12O6, आप देख सकते हैं C6, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हाँ, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का मुख्य लगभग 100% पुनर्अवशोषण या पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो पीसीटी में ही पुनर्अवशोषण होता है। याद करेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है। ग्लोमेरुलस में कोशिका गुच्छ में क्या होता है? कोशिका गुच्छ में तो फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। अवरोही भुजा में क्या होता है? पानी का पुनर्अवशोषण होता है। डीसीटी के बारे में थोड़ा सा वेट कीजिए। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी यूरोबिलिन और मेलानिन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन तो ब्लड से जुड़ा हुआ है, यूरोबिलिन और मेलानिन ये अलग पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन में पानी का पुनर्अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अभी आपने बताया ये है एडीएच हार्मोन। ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की अनुपस्थिति क्यों होती है? तो हमने भी बताया कि जल का पुनर्अवशोषण कहा किस हार्मोन के कारण होता है? तो एडीएच हार्मोन के कारण। तो यहाँ इस क्वेश्चन हम देखेंगे मूत्र में ग्लूकोज की अनुपस्थिति क्यों होती है। तो यहाँ से देखेंगे आप बता रहा है ग्लूकोज की अनुपस्थिति तभी होगा जब, क्योंकि पीसीटी के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तो ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, ग्लूकोज का उत्पादन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं, यह फिल्टर होकर बाहर निकलता है। बाहर तो निकलता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी करेक्ट नहीं है। यह पीसीटी में पूरी तरह पुनः अवशोषित, जब भैया पुनः अवशोषित हो ही गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहाँ से रहेगा? अभी रुकिए, डी नंबर लगता है यह यूरिया में बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे हम लोग। ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। कौन से पदार्थ नेफ्रॉन में सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? सही संयोजन का चयन करें। सोडियम, ग्लूकोज, एमिनो। भैया यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट है, यह हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ना, सोडियम, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस निस्पंदन मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, या ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ में होता है? भैया फिल्ट्रेशन कोशिका गुच्छ में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। आपको हम ग्लोमेरुलस का फिगर भी दिखाए थे आपको। तो ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ होता है, इस तरह से ऐसे होता है, और इसमें ऐसे 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 पार्ट्स होते हैं, कोशिका गुच्छ होते हैं, इसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है। ठीक, तो आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस क्या बोल रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो फिल्ट्रेशन की जहाँ भी बात है तो ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ में सी होगा ऑप्शन। आगे देखेंगे, अधिकांश आवश्यक पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड का और जल का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो ये देखेंगे पीसीटी में ही होता है। खास करके हमने पुनः अवशोषण की बात कही है तो पीसीटी में होता है। ग्लूकोज का पीसीटी में हमने अभी पिछले क्वेश्चन से बताया कि पीसीटी में ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होने के कारण ग्लूकोज अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से रिलेट कर लें कि पीसीटी में ही हम लोग का ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है। यानी ऑप्शन ए हेनल लूप है, ऑप्शन बी पीसीटी है, ऑप्शन सी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल है, और ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस है। तो पीसीटी को टिक करेंगे हम लोग, पीसीटी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन की डीसीटी संग्रहण वाहिनी यानी कलेक्टिंग डक्ट में जल का पुनर्अवशोषण होता है? तो देखेंगे जैसे जल का पुनर्अवशोषण के लिए हार्मोन एक ही हार्मोन है। देखिए इंसुलिन नहीं भैया, ये इंसुलिन पैंक्रियाज में बीटा सेल में होता है। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये जल के अवशोषण से रिलेटेड हार्मोन है। जल के अवशोषण अवरोही लूप यानी हैनल के डिसेंडिंग लूप में होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमने एडीएच के बारे में बताया है कि एडीएच हार्मोन उसके लिए सहायक होता है। थायरोक्सिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। एंड्रेलिन, ये ऐसा कुछ नहीं है। एंड्रेलिन हार्मोन फाइट एंड फ्लो लड़ो रूडो हार्मोन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे एडीएच वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।